आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राजधानी रायपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में मतदान हुआ, जहां सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों ने मतदान किए। कैंडिडेट्स के लिए कांग्रेस पार्टी के रायपुर प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन के बूथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों ने मतदान किए। आपको बता दें, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान पर उतरे हैं। उम्मीदवार खड़गे की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंघानिया, महामंत्री अर्जुन तिवारी, अरुण सिसोदिया व सुमित्रा धृतलहरे और शशि थरूर की ओर से नई दिल्ली के एक नेता को इस चुनाव के लिए पोलिंग एजेंट बनाया गया है। इस चुनाव पर मंत्री रविंद्र चौबे की माने तो यह मतदान कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। आज मतदान सुबह 10 बजे से जो शुरू हुई और लगातार सारे पीसीसी डेलीगेट आके मतदान कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग एक एक करके आके गुप्त मतदान कर किए हैं। मैंने भी मतदान किया है और मैंने वोट डाल दिया है। बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी में तो नड्डा साहब दोबारा चुने गए, किसी को पता ही नहीं चला। कांग्रेस में बराबर मतदान तो हो रहा है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए और दोनों ने प्रचार भी किया, अपील भी किए और उसके बाद आज मतदान भी हो रहा है। तो ये आंतरिक जो प्रजातंत्र है हमारे कांग्रेस पार्टी में है। यदि सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी यदि नामांकन करते तो शायद स्थिति नहीं बनती, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इस कारण से ये मतदान की स्थिति आई। भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके धान की उपज की बोनस राशि की तीसरी किस्त सीधे किसानों के खाते में डाली, जिसको लेकर राजनांदगांव में भी विशेष तैयारी की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की जिसको लेकर किसानों में उत्साह देखा गया। इस राशि को निकालने पहुंचने वाले किसानों की सुविधा के लिए सहकारी बैंक के माध्यम से सभी सहकारी बैंक की शाखाओं में पंडाल लगाकर किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित कांग्रेस के विधायकों ने शासन की योजना का बखान करते हुए दीपावली पर्व किसानों को तीसरी किश्त की राशि देने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। इस दौरान किसानों की सुविधा के लिए पंडाल लगाकर पेयजल, चाय और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार राजीव गांधी न्याय योजना की जो तीसरी किस्त की राशि 1 नवंबर को आती थी, उसे किसान, मजदूर और महिला बहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि दिवाली इस साल 24 तारीख को है, उसे एक सप्ताह पूर्व 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में छत्तीसगढ़ सरकार 156 करोड़ रुपए की राशि राजनांदगांव जिले में किसानों के दिवाली मनाने के लिए, मजदूरों के दिवाली मनाने के लिए, हमारी महिला बहनों के और गौ पालकों के दिवाली मनाने के लिए राशि देने का काम कर रही है। और हम समस्त कांग्रेस के माननीय विधायकगण, संगठन के लोग और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग सब मिल करके जिला सहकारी बैंक ये व्यवस्था कर रही है कि हम लोग सभी बैंकों में जा करके टेंट पंडाल लगाएंगे, किसानों को गुलाल चंदन से स्वागत करेंगे, उनके चाय पानी की व्यवस्था करके उनको पूरी व्यवस्थित तरीके से उनको सम्मान करके पैसा दिलाने का काम करेंगे। ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। एक किसान मुख्यमंत्री होने के कारण आज आप ये देखिए कि एक तरफ सरकार किसानों के खाते में पैसा देने का काम कर रही है, दूसरी तरफ उनके एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक बैंकों में जा करके किसानों का स्वागत कर करके उनको पैसा दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये एक बात को दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से किसानों, मजदूरों और महिलाओं, गौ पालकों को समर्पित सरकार है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई में करोड़ों की बेनामी संपत्ति उजागर होने से अब भाजपा प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है, जिसके तहत भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पत्रकार वार्ता ली और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही के बाद ईडी ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें ईडी ने करीब 4.5 करोड़ रुपए कैश, सोने के आभूषण और करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य के अन्य कीमती सामान जब्त किए हैं। वीडियो द्वारा दी गई जानकारी को आधार बनाकर दुर्ग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पत्रकार वार्ता लेते हुए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ईडी के प्रेस नोट ने छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है
उन्होंने कहा कि हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, किसानों व आम जनता की मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाएगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार ने अपनी सारी से सीमाएं लांघ दी हैं। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक काला अध्याय है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ और भी बहुत से अधिकारियों के यहाँ पे जो छापे पड़े हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ये मांग करती है और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बाधा बन रहे हैं, और अगर वो बाधा बन रहे हैं तो क्या उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से बाधा बनने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विषयों को परिवर्तित करने का प्रयास किया और जब जब उनके ऊपर कोई विषय आता है तो इस पर वो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर विषय डाल देते हैं। मुख्यमंत्री से हम लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या उनको नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ और जिन अधिकारियों के यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, कैश और भी बहुत से कागजात बरामद हुए हैं, उनके ऊपर आज के दिनांक तक मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उनका बचाव किया। बचाव करने का कारण क्या है और बार बार वो उस विषय को बचाव क्यों कर रहे हैं। जो अधिकारी अगर उसमें संलिप्त हैं तो उन पर कार्रवाई हो, जो पदाधिकारी, जो व्यक्ति मनोनीत पदों पर हैं, उन पर कार्रवाई हो। आज इसी विषयों को लेकर हम पूरे प्रदेश में अपनी बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री को इन विषयों को लेकर इस्तीफा देना चाहिए और इन प्रश्नों का जवाब भी देना चाहिए। इसके बाद हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। बेमेतरा जिला भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बेमेतरा जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ईडी ने अपने प्रेस नोट जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी है, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसके अलावा कोयले में भी करोड़ों रुपए का गोलमाल हो रहा है। इन्हीं बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार बन गई है। इससे लगता है कि सरकार की मिलीभगत है, जिसके चलते अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार प्रमाणिक हो चुका है। ईडी के प्रेस नोट ने बता दिया है कि किस अधिकारी के घर से कैश मिला, कहां पे सोना मिला, कहां डायमंड मिला। भ्रष्टाचार को संरक्षण कांग्रेस सरकार ही देती रही है, तो क्या आप मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे क्योंकि ये प्रमाणिक हो गया है? ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो पैसा अवैध वसूली हो रही है यही उपयोग होता है कि 10 जनपद में भी जाता है। जिन अधिकारियों के घर से ये पैसा और नकदी और संपत्तियां मिली हैं उनके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, और जिनसे भी पूछताछ हुई है क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? और ये भ्रष्टाचार का जो रैकेट चल रहा है इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी क्या जानकारी सरकार स्वयं देगी या एजेंसियों को ही पता लगाना होगा? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, कुछ ऐसा काम करेंगी, जैसी रिपोर्टिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात करती है, बेवजह के आरोप नहीं लगाती है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो रैकेट भ्रष्टाचार का चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के हक का पैसा लूटा जा रहा है, उसे बचाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी संघर्ष। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा में चुनाव के दिन सचिव व जिला प्रशासन के अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नए सरपंच का चुनाव टल गया है, जिसे ग्रामीण पूर्व भ्रष्टाचार सरपंच की मिलीभगत का नतीजा मान रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा यह नजारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा के बतौली ब्लॉक के कपाट बहरी का है, जहां ग्राम पंचायत कपाट बहरी के तात्कालिक सरपंच कमला देवी और उनके पति विश्वेश्वर भगत के द्वारा गांव के विकास के लिए आई लाखों रुपए की राशि का कई सालों तक न सिर्फ गबन किया गया बल्कि अपने लोगों को इसका फायदा भी पहुंचाया गया। वहीं इतना ही नहीं, गांव के तात्कालिक सरपंच कमला देवी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कामों का भुगतान और इसकी राशि का भुगतान अपने ही पति विश्वेश्वर भगत को किया गया।
लेकिन जब इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई और पूरे मामले में जांच हुई तो गांव के तात्कालिक सरपंच कमला देवी और उसका पति विश्वेश्वर दोषी पाया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा गांव की तात्कालिक सरपंच कमला देवी को दोषी पाते हुए पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत हटा दिया गया। वहीं इतना ही नहीं, जब ग्रामीणों और वार्ड के पंचों को गांव में नए सरपंच चुनाव के लिए बैठक आहूत करते हुए जब इसकी तिथि निर्धारित की गई तो नए सरपंच के चुनाव के दिन गांव के सचिव बिना बताए ही अचानक छुट्टी पर चले गए और खुद बतौली जनपद सीईओ को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। यहाँ पर सूचना दिया गया था कि जो पुराने सरपंच हैं उनको एसडीएम द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है और पंच द्वारा आज नए सरपंच को चुना जाना था। तो सचिव द्वारा ये सूचना यहाँ पर दीवार में चस्पा किया गया है। तो सभी लोग पंच लोग जानते थे कि आज नए सरपंच का चुनाव होना है, लेकिन वो लोग सवेरे 10 बजे से अभी रात हो चुका है, इंतज़ार करते रहे, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे। अच्छा, तो एसडीएम से भी आपकी बातचीत हुई थी? जी हाँ, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी कि सरपंच को अभी पिछले महीने 21 तारीख को बर्खास्त कर दिया गया है, उसके बाद भी सीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज भी सभी पंचों को बुलाया गया लेकिन कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। तो एसडीएम साहब बोले हैं कि आज देख लीजिए, यदि नहीं होता तो कल से मैं कार्रवाई करूँगा। सरपंच का नाम श्रीमती कमला देवी है। ये विगत 25 वर्षों से यहाँ लगातार सरपंच कर रही है। उनके खिलाफ बहुत सारा भ्रष्टाचार का मामला है जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे और लगभग 2.5 साल हो रहा है हम लोग इसकी शिकायत की जांच करवा रहे थे, लेकिन अभी पिछले महीने एसडीएम साहब द्वारा धारा 40 के तहत उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और जो शिकायत हम लोग कर रहे थे वो सही पाया गया उसमें। हाँ, देखिए, इसमें सच बात तो ये है कि एसडीएम साहब द्वारा आदेशित किया जा चुका है सीओ साहब को, लेकिन सीओ साहब की लापरवाही है कि जो 21 तारीख पिछले महीने से बर्खास्त किए हुए सरपंच को आज तक सीओ साहब अपने पास से नहीं हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। बस बात बोलते हैं कि मैं कार्यक्रम अधिकारी को भेज रहा हूँ, सचिव को भेज रहा हूँ, यहाँ तक कि नोटिस भी चिपकाया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ 9 तारीख को सूचना दिया गया था कि चुनाव होगा बोल करके, और अधिकारी लोग आए थे। आने के बाद भी उस दिन चुनाव नहीं हो पाया और नोटिस जारी किए कि 13 तारीख को चुनाव होना है बोल के, लेकिन आज समय दिए थे 11 बजे तक, लेकिन यहाँ के पूरे ग्रामवासी और पंच लोग 9 बजे से उपस्थित हो गए थे। उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी यहाँ अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। 7 बजे शाम तक हम लोग इंतजार करके देख रहे हैं। संदेह हम लोगों को लग रहा है कि सीओ साहब भी और कार्यारोपण अधिकारी और यहाँ के सचिव तीनों पैसा खा करके इस सारी मामला को दबाना चाह रहे हैं। इंडियन न्यूज को जब इसकी खबर मिली तो इंडियन न्यूज की टीम बतौली ब्लॉक के कपाट बहरी पहुंची, लेकिन जब हमने सीतापुर एसडीएम से इसकी जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिससे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की कार्यवाही किस नतीजे पर पहुंचती है। इंडियन न्यूज के लिए सरगुजा से महेंद्र पाल की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7405 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279,
7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर कवर्धा से। कवर्धा जिले के प्रतापपुर से फास्टरपुर सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। इस जर्जर सड़क के लिए ग्रामीणों ने जिम्मेवार विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। कबीरधाम जिले में सड़कों का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री सड़क से लेकर पीडब्ल्यूडी सड़कों की हालत अत्यंत खराब है। इस क्षेत्र में प्रतापपुर से फास्टरपुर सड़क में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पुलिया निर्माण की वजह से रूट को डाइवर्ट करने से भारी वाहन इसी सड़क से गुजरते थे, जिसके कारण बड़े गड्ढे में दुपहिया व चार पहिया वाहन हिचकोले खा रहे हैं। फास्टरपुर मार्ग जो है बहुत गड्ढा हो चुका है और आने जाने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, रोड का दयनीय स्थिति है। जगह जगह गड्ढा, जो मार्ग 10 मिनट में हो सकता है वो आने जाने में 1 घंटे से ऊपर लगता है। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जो रास्ता है, तो ऐसे में प्रशासन को अवगत कराते हुए मार्ग जो है पुनः निर्माण कराने की कृपा करते हुए इसमें ध्यान देने की कृपा करेंगे। और आने वाला जो समय है, लोगों में रास्ते को, रोड को देख के भारी नाराज़गी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है और इसको दुरुस्त कराने प्रशासन से मांग करते हैं। इस सड़क के खराब होने से 20 मिनट की दूरी को घंटों में तय करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी निष्क्रिय बना हुआ है। बहरहाल जिले में सड़क की हालत बेहद खराब है। अब देखना ये होगा कि सड़क की मरम्मत की जाती है या लोग इसी बदहाली के बीच आवाजाही करेंगे। इंडियन न्यूज के लिए कवर्धा से वागीश चंद्राकर की रिपोर्ट। कोरबा जिले के भूविस्थापित कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से पुनर्वास और एससीसीएल में रोजगार दिलाने की मांग की। एससीसीएल के भूस्थापितों ने कोरबा के कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आपको बता दें, 40 गांव के भूस्थापित अब तक रोजगार के अभाव में भटक रहे हैं। उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। यहाँ भूविस्थापित 350 दिन से एससीसीएल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान भूविस्थापितों ने रोजगार, पुनर्वास सहित अपने 20 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग कलेक्टर से की है। कुसमुंडा में ये चारों एरिया से प्रभावित लोग हैं। कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, कोरबा से प्रभावित भूस्थापित किसान हैं। लगभग 40 गांव से ऊपर के किसान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी गांव की अलग अलग डिमांड्स भी हैं इसमें। किसी की रोजगार की डिमांड है, किसी की गांव की खेती के पानी के सवाल है, किसी का मुआवजा का सवाल है, किसी के बसावट का सवाल है। इस तरीके से बच्चों के स्कूलों का सवाल है। एससीसीएल इतने अमानवीय जो चेहरा है एससीसीएल का देखा जाए कि जो स्कूल बसों के प्रोवाइड करता है कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बीच सत्र, जो अभी हम बोलेंगे कि बीच सत्र इसको मानेंगे हम लोग, उस समय स्कूल बसों को बंद कर दिया है। सोचिए किस तरीके से मतलब बच्चे का मतलब भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो देश के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे एससीसीएल। और पूरा जो लगाम लगाने का काम होता है जिला मुखिया का होता है, जिला प्रशासन कलेक्टर का होता है, और हम मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं पूरा जिला प्रशासन फेल है। इसलिए आज हमको यहाँ पे आना पड़ा है और जब तक इसमें हमको एक ठोस निर्णय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से अभी हटेंगे भी नहीं। 350 दिन तक कंसर्न में थे, इस बीच जिला प्रशासन कैसा रवैया रहा? मैं जिला प्रशासन का रवैया ढिलमुल रहा है, साफ स्पष्ट है। 350 दिन से भूस्थापित किसान अपनी जमीन को देने के बाद में कुसमुंडा के अंदर पंडाल लगा के बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है ये हमारे लिए कि कोरबा जिला को पहचान देने वाले और कोरबा की बड़ी बड़ी इमारत को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ ये भूस्थापित का है। अगर इन्होंने जमीन अपने एससीसीएल प्रबंधन को, उद्योगों को नहीं दिया होता तो आज ये चमचमाता कोरबा भी नहीं होता। मैं कोरबा शहर और कोरबा जिला के आम नागरिक से भी अपील करता हूं कि भूस्थापित की लड़ाई में सामने आए कि असली कोरबा के मालिक ये भूस्थापित किसान हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कोरबा में अब आने वाले समय में कोयले का उत्पादन भी हम रोकेंगे, स्पष्ट है। नारायणपुर जिले की ओरछा जाने वाले मार्ग पर एक बार फिर नक्सली उत्पात हुआ।
जहां नक्सलियों ने केबल बिछाने वाले वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नारायणपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ओरछा जाने वाले मार्ग पर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारी उत्पात मचाया है। यहां नक्सलियों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने वाले वाहन सहित ट्रैक्टर कंटेनर वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार ने धनोरा थाना क्षेत्र के रायनार व झोरी गांव के बीच घटना की पुष्टि की है। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में खौफ देखा जा रहा है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर पर एक युवक का शव मिला, जहां संदिग्ध अवस्था में लाश के मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंच इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लैलूंगा थाना क्षेत्र के चौरंगा गांव के एक युवक की विद्युत ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसका शव ट्रांसफार्मर पर मिलने से स्थिति संदेहास्पद हो गई है। आखिर लाइट में कोई खराबी नहीं होने के बाद भी युवक का ट्रांसफार्मर पर चढ़ना कई सवालों को जन्म देता है। अब इस मामले की जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की विवेचना कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। मध्य प्रदेश सिंगरौली के नवानगर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी विंध्यनगर थाना क्षेत्र के बनौली एरिया में गया, जहां लेन देन के मामले में विवाद होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। सिंगरौली जिले में अवैध रेत कारोबारियों और कोयला माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला विद्यानगर थाना क्षेत्र के बनौली एरिया में भी देखा गया, जहां नवागढ़ थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी किसी मामले को लेकर कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे बंधक बना लिया। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी डीजल चोरी के मामले में वसूली के लिए गया हुआ था, जहां रकम के लेन देन को लेकर पुलिसकर्मी और युवक के बीच विवाद हो गया। दिनांक 14/10/22 के दोपहर करीबन 2 बजे की बात है। थाना नवानगर से टाइगर थी में पदस्थ आरक्षक इस्लाम अंसारी समझ तामील करने के लिए विंध्यनगर जा रहा था कि बनौली पंप टंकी के पास 3 बदमाश जो पुराने पहले इसी की सूचना पर गिरफ्तार हुए थे, उनने उसको रोका, पूछताछ किया कि तुमने हमको पुलिस को सूचना देकर पकड़वाया था। उस बात को रंजिशन उन्होंने उसके साथ वाद विवाद किया तथा झूमा झटकी का प्रयास किया, जिस पर सिपाही ने तत्काल फोन से थाने को सूचित किया। थाना का स्टाफ गया था, वहां मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया। मारपीट जैसी कोई चीज नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ वाद विवाद जरूर हुआ, जिसकी जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी इस मामले में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। पूर्व में वो हमारे यहाँ 2 अपराधों के आरोपी हैं, जिसमें एक में डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार हुए थे तथा मोटरसाइकिल चोरी में गिरफ्तार हुए। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस की साख पर दाग लगता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी क्षेत्रवासियों को मानना है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। इस मामले के बाद नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडियन न्यूज के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।